Good morning, students. As you know, students, we are studying second unit Understanding oneself, Adolescence, किशोरावस्था में स्वयं को समझना। और लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट किया था और आज हम इसी को कंटिन्यू करेंगे। हमारा चैप्टर था कपड़े हमारे आसपास या फैब्रिक अराउंड अस। इसमें हमने लास्ट चैप्टर में सम इम्पोर्टेंट फाइबर एंड देयर प्रॉपर्टीज़ ये वाला टॉपिक स्टार्ट किया था, जिसमें हमने बहुत सारे फाइबर्स के बारे में पढ़ लिया था। जैसे हमने नेचुरल फाइबर्स पढ़े थे। कौन कौन से नेचुरल फाइबर्स थे? कॉटन, लिनन, वुल, सिल्क। और एक हमने मैनमेड फाइबर भी पढ़ लिया था जो था हमारा रेयॉन। और आज हम इसी को कंटिन्यू करेंगे और आज हम जो फाइबर पढ़ने जा रहे हैं वो है नायलॉन। नायलॉन के बारे में हम पढ़ेंगे। सभी बच्चे जिन्होंने पहली वीडियो नहीं देखी है वो पहली वीडियो देखेंगे, तब उनको सेकंड वीडियो समझ आएगी, क्योंकि पहली वीडियो में हमने सारे नेचुरल फाइबर्स पढ़े थे। आज हम मैनमेड फाइबर्स पढ़ रहे हैं, उनके बारे में हम ध्यान से पढ़ेंगे। मैनमेड फाइबर में हमने रेयॉन पढ़ लिया था और आज हम केमिकल फाइबर पढ़ेंगे। ठीक है। नायलॉन, नायलॉन का शब्द को सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे कि ये नायलॉन क्या है। देखिए, जो नायलॉन है NYLON, NY मीन्स न्यूयॉर्क और LON मीन्स लंदन। इट मीन्स इसका जो आविष्कार हुआ वो न्यूयॉर्क और लंदन में हुआ। नायलॉन क्या है? एक रासायनिक विधि द्वारा बनाया गया मानव निर्मित कृत्रिम तंतु है, जिसे हम मैजिक फाइबर भी कहते हैं और मैजिक फाइबर के नाम से भी इसको हम जानते हैं। नायलॉन का जो निर्माण है वो केमिकल विधि द्वारा किया जाता है और इसमें जो केमिकल यूज़ किए जाते हैं वो है एडिपिक अम्ल और हेक्सामेथाइलिन डाइअमीन। ठीक है। ये इसको मिलाकर दो यौगिक के संयोग से नायलॉन का जो मिक्सचर है वो तैयार किया जाता है और इसको पिघलाकर पंप द्वारा स्पिनरेट के छिद्रों में से निकाला जाता है। दो महीन लंबे तंतु इससे बनते हैं और जब वो जैसे ही हवा के संपर्क में आते हैं और सूख जाते हैं और तंतुओं को नम करके फिर उनमें क्या की जाती है? ऐंठन दी जाती है, जिसके बटने के बाद जो होता है क्या तैयार होता है? वो नायलॉन का तंतु तैयार होता है। ये हवा के जैसे ही संपर्क में आता है ये सूखता चला जाता है और तंतु की बहुत सारे तंतुओं को मिलाकर धागे के रूप में ये बाहर आते हैं। और जो नायलॉन है ये एक थर्मोप्लास्टिक रेशा है। थर्मोप्लास्टिक मीन्स कि इसको गर्म करके मुलायम बनाया जा सकता है और उसके कड़ेपन के लिए इसका प्रयोग ब्रश, बेल्ट, कंघी, बर्तन, टायर, तारे या फिर शीट, इन सब को बनाने में किया जाता है। और जो नायलॉन है इसका पूरे विश्व में हौजरी के उद्योग में सबसे अधिक योगदान है। हौजरी के उद्योग में इसकी सबसे ज़्यादा क्या होती है? रिक्वायरमेंट होती है, तभी नायलॉन कंप्लीट होता है। अब हम नायलॉन की विशेषताएं देखते हैं कि इसकी कौन कौन सी विशेषताएं हैं। जैसे आपको पता ही है, लास्ट वीडियो में भी आपने देखा कि हम दो तरह की विशेषताएं पढ़ते हैं। एक पढ़ेंगे हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और एक हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहले हम देखते हैं क्या? रचना। रचना मीन्स क्या है? ये एक थर्मोप्लास्टिक रेशा है और इसके तंतु गोलाकार, चमकदार, सीधे और कैसे होते हैं? चिकने होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं चमक। चमक में क्या है? इसकी लंबाई, चमक कैसी होती है इसमें? ये एक कृत्रिम तंतु होने के कारण इसको जितनी चमक हम चाहें उतनी चमक हम इसको दे सकते हैं। फिर आता है लंबाई। इसकी लंबाई कितनी भी हम बना सकते हैं, कितनी भी लंबा कर सकते हैं, जितनी हमें आवश्यकता होती है अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट हम इसको चेंज कर लेते हैं। नेक्स्ट आता है फिर क्या? मजबूती। मजबूती क्या है कि नायलॉन सबसे ज़्यादा मजबूत रेशा होता है और कैसा होता है? हल्का होता है। नेक्स्ट आता है प्रतिस्कंदता। प्रतिस्कंदता क्या होती है कि नायलॉन के तंतुओं में प्रतिस्कंदता का गुण पाया जाता है, इसलिए जो नायलॉन से बने हुए वस्त्र होते हैं इसमें सिलवटें नहीं पड़ती हैं। ठीक है। प्रतिस्कंदता से मीनिंग है कि उसमें सिलवट पड़ती है या नहीं पड़ती है। फिर आता है सिकुड़न। सिकुड़न का मतलब है नायलॉन के तंतु कभी भी सिकुड़ते नहीं हैं। नायलॉन के से बने हुए जो वस्त्र होते हैं बहुत लंबे टाइम तक अपना आकार और अपनी आकृति बनाए रखते हैं। नेक्स्ट आता है क्या? फिर टिकाऊपन। टिकाऊपन से क्या मीनिंग है? जो नायलॉन के तंतु होते हैं बहुत मजबूत और लचीले होते हैं, इसलिए नायलॉन के बने हुए वस्त्र इतने टिकाऊ होते हैं कि इन्हें पटकने से इनकी सिलाई उधड़ने का कोई डर नहीं रहता, ना इनका रंग फीका पड़ता और इनको मन भर जाने के कारण ही हम त्यागते हैं, वैसे हम ये खराब नहीं होते हैं। नेक्स्ट आता है फिर अवशोषकता। नायलॉन के तंतुओं में अवशोषकता का गुण ना के बराबर होता है, क्योंकि इनमें ये पानी अब्जॉर्ब करने की क्षमता नहीं होती। फिर आता है ताप की संवाहकता।
नायलॉन के जो तंतु होते हैं ये ताप के कुचालक होते हैं, इसलिए नायलॉन के बने वस्त्रों को अधिकतर ठंडे मौसम में ही पहने जाते हैं। फिर आता है ताप का प्रभाव। अधिक टेम्परेचर पर नायलॉन के तंतुओं पर कुप्रभाव पड़ता है। अधिक टेम्परेचर से क्या हो जाते हैं, ये पिघलने शुरू हो जाते हैं। धूप का प्रभाव, धूप का इनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, ज़्यादा लंबे समय पर धूप में छोड़ने से खराब हो जाते हैं और स्वच्छता इनकी बहुत ज़्यादा इजी होती है, इनको साफ करना बहुत आसान होता है। अब आती है इसकी रासायनिक विशेषताएं, केमिकल प्रॉपर्टीज। इसकी देखिए, सबसे पहले जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो क्या है इसकी, जीवाणु एवं कीड़ों का प्रभाव। नायलॉन के जो वस्त्र होते हैं इन पर कीड़े फफूंदी इनका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, इसलिए इनको जब हम संग्रह करते हैं उनको संग्रह करना बहुत आसान होता है। फिर आता है रंगों का प्रभाव। नायलॉन के वस्त्र आसानी से हम मन चाहे रंग में रंग सकते हैं। नेक्स्ट आता है फिर अम्ल का या फिर एसिड का इफेक्ट। इन पर तेज अम्ल नायलॉन के तंतुओं को बहुत जल्दी से गला देते हैं। फिर आता है क्षार का प्रभाव, एल्केलीज का प्रभाव। क्षार का नायलॉन पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता, इसलिए इनको क्षारयुक्त साबुन से हम आसानी से धो सकते हैं। नेक्स्ट आता है फिर पॉलिस्टर। नायलॉन हमने कंप्लीट कर लिया है, इसके बाद हम नेक्स्ट फाइबर पढ़ रहे हैं पॉलिस्टर। अब ये पॉलिस्टर क्या है, पॉलिस्टर या फिर इसको हम टेरिलीन और डैक्रोन, ठीक है, ये भी एक मानव निर्मित कृत्रिम तंतु है जो रासायनिक पदार्थों के द्वारा या फिर केमिकल्स के द्वारा बनाया जाता है। इसकी खोज कहाँ से हुई थी, इसकी खोज हुई थी 1946 में, इंग्लैंड में हुई थी। वहाँ पर इसको टेरिलीन के नाम से जाना जाता था और 1953 में टेरिलीन तंतुओं में कुछ सुधार किए गए, जो कमियां थी उसके पश्चात इसको ड्यूपॉन्ट कंपनी ने पॉलिस्टर का निर्माण आरंभ किया। फिर इसको क्या कहा जाने लगा, डैक्रोन नाम दिया गया। अब हम इस जो हमने ये पॉलिस्टर पढ़ा है इसके हम विशेषताएं देखते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे भौतिक विशेषताएं या फिर फिजिकल प्रॉपर्टीज, और फिर हम देखेंगे इसकी केमिकल विशेषताएं या फिर रासायनिक प्रॉपर्टीज। देखिए, सबसे पहले इसकी रचना देखते हैं। पॉलिस्टर का तंतु क्या है, ये रासायनिक तत्वों से बनाया गया एक रासायनिक रेशा है। फिर आती है इसकी लंबाई। पॉलिस्टर के रेशों की लंबाई आवश्यकता अनुसार हम बढ़ा घटा सकते हैं। चमक, इसमें की ये तंतु कैसा है, कृत्रिम तंतु है, तो इसको हम मनचाहे रंगों में आवश्यकता अनुसार चमक दे सकते हैं। नेक्स्ट आती है मजबूती। ये बहुत ही मजबूत और हल्का रेशा होता है। पॉलिस्टर के तंतु सूखी और गीली दोनों अवस्थाओं में मजबूत ही रहते हैं। नेक्स्ट आता है प्रतिस्कंदता। प्रतिस्कंदता से मतलब क्या है, पॉलिस्टर में प्रतिस्कंदता का गुण पाया जाता है, इसीलिए पॉलिस्टर से बने हुए वस्त्रों में क्या नहीं पड़ती, सिलवटें नहीं पड़ती। प्रतिस्कंदता से मतलब क्या है कि हमें उसको, कुछ कपड़े क्या होते हैं बहुत जल्दी से सिलवटें पड़ जाते हैं और हमें उन पर प्रेस करने की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट आता है प्रतिस्कंदता के बाद सिकुड़न या लचीलापन। पॉलिस्टर के तंतुओं को खींचकर लंबा नहीं किया जा सकता है, ये जिस साइज का है उसी साइज का रहता है ये, ठीक है। बल यदि हम इसको हटा देते हैं तो ये फिर से अपने वास्तविक आकार में आ जाता है, इसलिए पॉलिस्टर के वस्त्र सिकुड़ते नहीं हैं। नेक्स्ट आता है फिर अवशोषकता या फिर जल का अवशोषण। जो पॉलिस्टर है इनमें पानी सोखने की क्षमता बहुत कम होती है, ये अपने अंदर पानी अब्जॉर्ब नहीं करते हैं। नेक्स्ट आता है ताप की संवाहकता। पॉलिस्टर के रेशे ताप के कुचालक होते हैं और बहुत ही ज्वलनशील होते हैं। अधिक टेम्परेचर पर पॉलिस्टर के जो रेशे हैं वो पिघल जाते हैं या फिर जल जाते हैं। नेक्स्ट आता है स्वच्छता। पॉलिस्टर की सतह चिकनी होती है जिससे कि इनके ऊपर धूल के कण चिपकते नहीं हैं, इसीलिए ये वस्त्र बहुत कम गंदे होते हैं। अब हम देखते हैं इसकी रासायनिक विशेषताएं। रासायनिक विशेषताएं में सबसे पहले इसकी विशेषताएं आती है जीवाणु एवं कीड़ों का प्रभाव। शुद्ध पॉलिस्टर के वस्त्रों पर कीड़ों और फफूंदी का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। रंगों का प्रभाव, पॉलिस्टर के वस्त्र आसानी से मनचाहे रंगों में हम रंग सकते हैं। अम्ल का प्रभाव, तेज अम्ल पॉलिस्टर के रेशे को बहुत जल्दी से खराब कर देता है, नष्ट कर देता है, और हल्के जो अम्ल होते हैं उनका पॉलिस्टर के रेशों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। नेक्स्ट आता है क्षार का प्रभाव। सभी प्रकार के क्षार पॉलिस्टर को कैसा कर देते हैं, कमजोर कर देते हैं। तो ये इसकी रासायनिक विशेषताएं हो गई। तो अब हम यहाँ पर पॉलिस्टर खत्म करते हैं और नेक्स्ट फाइबर स्टार्ट करते हैं एक्रिलिक। अब ये एक्रिलिक क्या होता है, ये जो एक्रिलिक है ये भी एक मानव निर्मित ही रेशा है, मैनमेड फाइबर है ये, और ये ऊन से
इतना मिलता जुलता प्रतीत होता है कि कई विशेषज्ञ भी दोनों में अंतर नहीं कर पाते। इट मीन्स ये एक्रेलिक रेशा ऊन के समान ही होता है और इसे कैशमिलॉन भी कहा जाता है। और लेकिन इसकी एक क्वालिटी ये होती है कि ये ऊन से सस्ता होता है। ऊन महंगा होता है, लेकिन ये जो कैशमिलॉन है या फिर एक्रेलिक है, ये कैसा होता है, ये सस्ता होता है। आपने अपनी मम्मी के मुंह से भी ये नाम सुना होगा कि ये कैशमिलॉन का है। कैशमिलॉन मीन्स एक्रेलिक का है ये। अब हम इसकी एक्रेलिक की गुण और विशेषताएं देखते हैं। ये जो एक्रेलिक है, इसके रेशों की लंबाई और या फिर व्यास होती है, जो महीनता होती है, ये जो इसको बनाता है उसके द्वारा कंट्रोल की जा सकती है। ये रेशा क्या होता है, आवश्यकता के अनुरूप अलग अलग प्रकार से लहरदार और चमकीला भी बनाया जा सकता है। एक्रेलिक बहुत अधिक मजबूत नहीं होता है। मजबूती से में ये कैसा होता है, कपास के रेशे, जो कॉटन हमने पढ़ा था उसके जैसा ही होता है। एक्रेलिक रेशों में उच्च दीर्घरूपता होती है और एक्रेलिक को मुख्य रूप से ऊन के स्थान पर हम प्रयोग कर सकते हैं। इसमें बच्चों के कपड़े, कंबल या फिर बुने हुए जो भी उत्पाद होते हैं वो भी इससे बनाए जा सकते हैं। तो यहाँ पर हम इस एक्रेलिक फाइबर को ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट फाइबर स्टार्ट करते हैं। क्या है वो, इलास्टोमेरिक रेशे। ठीक है, अब हम इलास्टोमेरिक फाइबर पढ़ते हैं कि इलास्टोमेरिक फाइबर्स क्या होते हैं। देखिए, जो इलास्टोमेरिक रेशे हैं, इससे बने हुए कपड़े को उसके वास्तविक माप से अधिक, लगभग 2 गुना तक खींचा जा सकता है। इतनी ज़्यादा इसमें खींचने की सामर्थ्य होती है कि इसको हम 2 गुना तक खींच सकते हैं। इस रेशे से बने हुए वस्त्रों की सबसे बड़ी खूबी ये होती है कि खींचने के बाद वापस अपने जिस साइज़ के ये होते हैं उसमें आ जाते हैं। ठीक है, इसमें रबड़, स्पैंडिक्स, लाइक्रा, एनिडेक्स और इलास्टोमेरिक रेशों से बने कपड़ों के उदाहरण हैं। और इन रेशों से बने कपड़े अपनी अच्छी इलास्टिसिटी और इलैगोरेशन जैसे गुणों के कारण काफ़ी लोकप्रिय होते हैं। अब हमने यहाँ पर इलास्टोमेरिक रेशे पढ़ लिए। इनकी यही खूबी होती है कि बहुत जल्दी से खींचे जा सकते हैं। जो लेगिंग्स होती हैं वो इसी कपड़े की होती हैं, इसी फाइबर की होती हैं। अब हम यार्न्स पढ़ेंगे बच्चों, सूत। यहाँ पर हमने क्या कंप्लीट कर लिया, सारे फाइबर जो हमें पढ़ने थे, जो जो आपके सिलेबस में हैं वो सारे फाइबर हम पढ़ चुके हैं। जिसमें हमने नेचुरल फाइबर भी पढ़े, जिसमें हमने एनिमल फाइबर भी पढ़े, जिसमें हमने मैन मेड फाइबर भी पढ़े, जिसमें हमने केमिकल फाइबर्स भी पढ़े। सारे फाइबर्स के बारे में थोड़ी थोड़ी नॉलेज आपको हो गई है। अब हम यार्न्स पढ़ेंगे या फिर सूत पढ़ेंगे कि ये क्या होते हैं। देखो बच्चों, इतना तो आपको पता ही हो लग गया है अब, जब आपने सारे फाइबर पढ़ लिए, कि जो कपड़े की मूल इकाई है वो क्या है, तंतु होती है। किसी भी वस्त्र की मूल इकाई क्या होती है, तंतु। तंतु से ही धागा बनता है, आपने देखा है ये बात। ठीक है, तभी वस्त्र तैयार होता है। इसके साथ साथ विभिन्न प्रकार के तंतुओं की विशेषताओं के बारे में भी आपने पढ़ लिया है। तंतु वस्त्र बनाने की दृष्टि से कैसे होते हैं, बहुत कमज़ोर होते हैं, लेकिन जब हम इनमें ऐंठन देते हैं तंतुओं में और उनसे धागा बनाते हैं, तब जाके वस्त्र मजबूत बनता है। लेकिन अब तंतु से वस्त्र किस प्रोसेस से होकर गुजरते हैं हम, तब तैयार होता है, वो सारी प्रोसेस हम इसमें पढ़ेंगे। पहले इन तंतुओं को कुछ फिनिशिंग की जाती है और उन सारी फिनिशिंग के बारे में भी हम पढ़ेंगे। अब हम तंतु के प्रकार देखेंगे। देखिए, जो तंतु होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं फिलामेंट यान और एक होते हैं स्टैपल यान। इन दोनों को ध्यान से समझेंगे कि फिलामेंट और स्टैपल यान में क्या अंतर है। वैसे मैंने फर्स्ट वीडियो जब इस चैप्टर की कराई थी उसमें भी आपको बताया था कि लंबे जो तंतु होते हैं उनको हम फिलामेंट यान कहते हैं। जैसे सिल्क लंबा तंतु है, उसको हम फिलामेंट यान कहते हैं। फिलामेंट तंतु द्वारा बने कपड़ों की ऊपरी सतह हमेशा कैसी होती है, चिकनी होती है, क्योंकि उसमें जोड़ नहीं पड़ते। सिंपल लैंग्वेज में आपको बता रही हूं मैं, क्या होता है, उसमें जोड़ नहीं पड़ते। ये फिलामेंट यान है आपका और ये स्टैपल यान है। अब जब स्टैपल यान को जोड़ के आपको इतना लंबा बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, छोटे 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 फाइबर्स को आपको जोड़ना पड़ेगा। और जब उसमें जोड़ोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, उसमें एक जोड़ आ जाता है, जिससे उसमें थोड़ी सी रफनेस आ जाती है। तो जो लंबे तंतु को मिलाकर जो धागा बनता है उसको फिलामेंट कहते हैं और ये हमेशा चिकने होते हैं और ये जल्दी से गंदे नहीं होते हैं। रेशम का तंतु इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। लेकिन जो स्टैपल यान है वो कैसे होते हैं, वो छोटे तंतुओं को हम स्टैपल यान कहते हैं। स्टैपल तंतुओं द्वारा बने कपड़ों की ऊपरी सतह कैसी होती है, रोएदार होती है। क्यों होती है, क्योंकि वो छोटे छोटे तंतुओं को जोड़कर बनाया जाता है, जिस कारण से ये त्वचा से चिपकते नहीं हैं। सूत और ऊन के तंतु स्टैपल यान के बहुत सुंदर उदाहरण हैं। ये कैसे होते हैं, ये
छोटे होते हैं। अब जो तंतुओं के समूह हैं उनको ऐंठन देने पर प्राप्त धागे को सूत कहा जाता है। अब आपको यान या सूत समझ आ गया होगा कि ये सूत क्या होता है। जो छोटे छोटे हमने तंतु जोड़े, इन छोटे छोटे तंतुओं से जोड़कर जो धागा तैयार किया ऐंठन देकर, उसमें हमने ऐंठन दी, उस धागे को हमने क्या कहा, इस धागे को ही हमने सूत का नाम दिया है। आई थिंक आपको ये सूत अब समझ आ गया है। अब इसमें हम ऐंठन के बारे में पढ़ेंगे कि इसमें ऐंठन कैसे दी जाती है। देखिए, तंतु चाहे छोटे हों या बड़े हों, उनको क्या कहा जाता है, हमेशा सूत या उनसे धागा ही बनाया जाता है। उलझे हुए तंतुओं को लंबाई के अनुसार अलग अलग करके पहले सीधा किया जाता है, फिर उन्हें इकट्ठा करके क्या दी जाती है, उनमें ट्विस्ट दी जाती है, जिसको हम हिंदी में ऐंठन कहते हैं। ऐंठन द्वारा छोटे छोटे तंतु इकट्ठे हो जाते हैं, जिससे उन्हें क्या मिलती है, मजबूती मिलती है। और सूत में ऐंठन दो प्रकार से दी जाती है। सबसे पहले जो हम ऐंठन देते हैं वो होती है एस ऐंठन या फिर एस ट्विस्ट, और दूसरी होती है जेड ऐंठन या फिर जेड ट्विस्ट। ठीक है। जब बाएं हाथ की ओर ऐंठन दी जाती है अंग्रेजी के अक्षर एस की तरह, इस तरह से इस साइड से जब आप ऐंठन दोगे तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हमेशा एस ट्विस्ट कहा जाता है, जो आप इस पिक्चर में देख भी रहे हो। लेकिन जब दाएं हाथ की ओर, इट मीन्स राइट साइड से हम ऐंठन देते हैं तो उसको अंग्रेजी के अक्षर जेड आकार में ऐंठन दी जाती है और उसका नाम दिया जाता है जेड ट्विस्ट। आई होप यू अंडरस्टैंड अबाउट इट, व्हाट इज एस ट्विस्ट एंड व्हाट इज जेड ट्विस्ट। इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है कि एस ट्विस्ट किस साइड से दी जाती है, आप याद रखेंगे उल्टी साइड से, और जेड ट्विस्ट किस साइड से दी जाती है, दाईं साइड या फिर सीधी साइड से जो ऐंठन दी जाती है उसको जेड ट्विस्ट कहा जाता है। किसी भी रेशे से उसकी प्रति इंच में घुमाव या बलों की संख्या को धागे की ऐंठन का नाम दिया जाता है। आमतौर पर क्या होता है, फिलामेंट में 1 इंच पर 4 या 5 बार ऐंठन दी जाती है। स्टेपल तंतु में 1 इंच पर 15 बार तक क्या दी जाती है, ऐंठन दी जाती है। क्यों दी जाती है 15 बार तक, क्योंकि वो छोटे छोटे तंतु होते हैं, जितनी ऐंठन दी जाएगी उतना ही धागा मजबूत होगा। लेकिन जो फिलामेंट यान होते हैं उसमें कितनी ऐंठन दी जाती है, उसमें 1 इंच पर 5 बार तक ऐंठन दी जाती है। एस ट्विस्ट एंड जेड ट्विस्ट, आई होप अब आप क्लियर समझ गए हैं। अब हम पढ़ेंगे यान प्रोसेसिंग या फिर सूत प्रसंस्करण क्या होता है। देखिए, यान प्रोसेसिंग में सबको ध्यान से समझेंगे। अभी आपने सारे फाइबर्स समझ लिए, फाइबर के बाद आपने यान समझ लिया, यान के बाद आपने जो आपने तंतु में ऐंठन देनी थी वो ऐंठन समझ ली। अब हम इसकी प्रोसेस पढ़ेंगे कि वो प्रोसेस कैसे की जाती है। जो स्टेपल रेशे होते हैं उनको क्या करता है, संसाधित किया जाता है, और उनकी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, स्पिनिंग या फिर कताई कहते हैं। कताई सूत को संसाधित करने का क्या है, एक लास्ट स्टेप होता है, और रेशे को सूत में परिवर्तित करने के बहुत सारे चरण होते हैं। उन सारे स्टेप्स को हम एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले यान प्रोसेसिंग में हम फर्स्ट स्टेप पढ़ेंगे सफाई। सफाई क्या होता है, जो नेचुरल फाइबर्स होते हैं उनकी प्राप्ति के स्रोत के आधार पर उन पे बहुत सारी अशुद्धियाँ पाई जाती हैं। जैसे जो कपास होता है उसमें बीज पाया जाएगा, पत्तियाँ पाई जाएंगी, ठीक है। ऊन में क्या पाई जाती हैं, बहुत सारे क्या पाई जाती हैं, टहनियाँ मिली हुई होती हैं। इस सफाई के चरण में सबसे पहले इन सारी अशुद्धियों को हटाया जाता है, रेशों को अलग अलग किया जाता है और उनको अलग अलग करके छांट लिया जाता है। इसको हम सफाई कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है फिर इसका पूनी बनाना। यदि आप यान प्रोसेसिंग को क्लियरली समझ लोगे तो आपको पूरा धागा कैसे बनता है वो समझ आ जाएगा, इसलिए स्टेप को क्लियरली समझेंगे। सफाई कर ली हमने, सफाई के बाद हम इनकी पूनी बनाते हैं। अब पूनी क्या होती है, पूनी में क्या होता है, ये सबसे पहले जो हमने साफ करके रेशे रखे थे उनको सीधा कर लिया जाता है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं कार्डिंग, ठीक है, या कॉम्बिंग। जिस तरह से हम अपने बाल भाते हैं ना कंघे से, उस तरह से कंघी से इनकी पूनी कॉम्बिंग की जाती है, जिससे सारे रेशे क्या हो जाते हैं, सीधे हो जाते हैं। ये लगभग इसमें क्या होता है, सारे रेशे हमने अलग अलग कर लिए हैं, फिर इनको एक दूसरे के समानांतर रखा जाता है। समानांतर रखने के बाद इसमें क्या किया जाता है, इसकी धुनाई करने के बाद कॉम्बिंग हो गई,
इस प्रक्रिया में क्या होता है, छोटी मोटी जो भी छोटी छोटी अशुद्धियाँ होती है, जैसे हम जब अपने बालों की कॉम्बिंग करते हैं तो जितनी गंदगी होती है, डस्ट होती है, वो कॉम्ब में आ जाती है। उसी तरह से रेशों से भी ये अलग हो जाती हैं। फिर क्या होता है, जो इसके लैप्स होते हैं उनको कीप के आकार के एक यंत्र से निकाला जाता है, जिससे इसकी जो पूनी बनाने में जो सहायता मिलती है, या पूनी क्या होती है, पूनी खुले हुए जो रेशे होते हैं उनको एक रस्सी की तरह ढेर बना दिया जाता है, जिसका व्यास 2 से लेकर 4 सेंटीमीटर तक होता है। जिस तरह से हम बालों की चोटी चोटी बना लेते हैं ना, चुटिया बना लेते हैं, उसी तरह से सारे रेशों को कॉम्ब करके अच्छी तरह से उनका क्या बना ली जाती है, उनकी पूनी बना ली जाती है। नेक्स्ट आता है फिर तनुकरण, तानना और बटना। अब ये तनुकरण, तानना और बटना क्या होता है, इसमें रेशे को लंबे तंतुओं में परिवर्तित करने के बाद उन्हें आवश्यकता अनुसार जितने आकार में हमें आवश्यकता होती है उसमें परिवर्तित कर लिया जाता है। और इस प्रक्रिया में तानना या फिर तनुकरण ये इसको कहा जाता है। समरूपता के लिए बहुत सारी पूनियों को एक साथ जोड़ लिया जाता है और फिर उन्हें धीरे धीरे करके ताना जाता है ताकि वे लंबी रहें और सीधी रहें। फिर तानने के बाद पूनी को क्या किया जाता है, रोविंग मशीन द्वारा, रोविंग मशीन में क्या किया जाता है, डाला जाता है, जहां इसे तब तक तनु किया जाता है, तब तक किया जाता है जब तक वो अपने जो उसका मूल व्यास होता है उसके नाप के बराबर नहीं हो जाती। और फिर रेशों को जोड़े रखने के लिए इन्हें बटा जाता है आपस में। फिर कताई की जाती है और कताई के द्वारा तंतु को क्या किया जाता है, सूत के रूप में अंतिम आकार दे दिया जाता है और इसे अपेक्षित शुद्धता के लिए फैलाया जाता है। और फिर जो भी इसकी वांछित मात्रा होती है गूंथ कर एक कोन के रूप में लपेट दिया जाता है। इसको हम तनुकरण, तानना या फिर बटना कहते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे सूत संबंधित परिभाषित शब्दावली। सबसे पहले हम इसमें सूत संख्या देखेंगे। सूत संख्या का मतलब क्या है, सूत संख्या जितनी अधिक होती है धागा उतना ही बेहतर माना जाता है। इसमें एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं कि धागों की जो रीलें होती हैं उनके लेबल पर कुछ संख्याएं लिखी रहती हैं। जैसे आप जो रील खरीदोगे 20, 30, 40 इस तरह से अंकित होता है, तो जिससे हमें क्या पता लगता है कि उसमें कितना सूत यूज़ किया गया है। रील के लेबल पर सबसे अधिक जब जो संख्या अंकित होती है वो रील उतनी ही कैसी होती है, उसकी जो क्वालिटी है वो उतनी ही अच्छी मानी जाती है। ठीक है, तो सूत संख्या का तात्पर्य है सूत की गुणवत्ता से, सूत की लंबाई से और सूत की मजबूती से। सूत संख्या धागे की गुणवत्ता का सूचक होती है। जितनी ज़्यादा सूत संख्या होती है उतना ही धागा अच्छी क्वालिटी का माना जाता है। अब आता है सूत की बटे। अभी आपने ट्विस्ट पढ़ी थी ना, एस ट्विस्ट और जेड ट्विस्ट, यहाँ पर उन्हीं बटों की बात हो रही है। रेशों को सूत में परिवर्तित करने के दौरान क्या होता है, रेशों को जोड़ने के लिए उनमें बटाई की जाती है, जिन्हें हम ट्विस्ट कहते हैं। और ये ट्विस्ट जो होती है प्रति इंच TPI या फिर बटे प्रति इंच कही जाती है। ढीले बटे हुए सूत मुलायम और चमकीले होते हैं, जबकि जो कसकर बटे हुए सूत होते हैं उनमें लकीरें होती हैं। ठीक है, जैसे डेनिम का जो सूत होता है। नेक्स्ट आता है फिर सूत और धागा। सूत और धागा क्या है, ये मूलतः समान होते हैं। सूत शब्द अक्सर कपड़े के निर्माण के उपयोग में प्रयोग किया जाता है, और जबकि जो धागा है ये वो प्रोडक्ट होता है जिसको कपड़ों को जोड़ने के लिए उपयोग में लाया जाता है। यहाँ पर हमने ये सूत संबंधी जो शब्दावली है वो समझी है। इसके बाद आता है फैब्रिक प्रोडक्शन। अब हमारा धागा पूरी तरह से तैयार हो चुका है। अब हम कपड़े का उत्पादन पढ़ेंगे कि कपड़े का उत्पादन क्या होता है। कपड़े के उत्पादन में हम कपड़े के निर्माण की विधियां पढ़ेंगे, जिसमें हम सीधे रेशों से कपड़ा बनाने की विधि और सूत से कपड़ा बनाने की विधि पढ़ेंगे। सीधे रेशों से कपड़ा बनाने की विधि में हम फेल्टिंग पढ़ेंगे और बॉन्डिंग पढ़ेंगे, और सूत से कपड़ा बनाने की विधि में हम बुनाई पढ़ेंगे, निटिंग पढ़ेंगे, ब्रेडिंग पढ़ेंगे, नेट्स पढ़ेंगे और फिर लेस पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम जो देखेंगे कि कपड़ा किस तरह से बनाया जाता है। सीधे रेशों से कपड़ा बनाने की विधि हम सबसे पहले पढ़ेंगे। सीधे रेशों से कपड़ा बनाने की विधि क्या होती है। देखिए, अधिकतर जितने भी कपड़े बनाए जाते हैं वो सूत से ही बनाए जाते हैं। फिर भी कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जो सीधे रेशों से बनाए जाते हैं। सीधे रेशों का मतलब क्या है कि बिना बुनाई द्वारा कपड़ा बनाना, जिसे हम नॉन वूवन फैब्रिक भी कहते हैं, जिसमें हमारा फेल्ट्स आता है या फिर बॉन्डेड फाइबर्स आते हैं, वो सब इसके उदाहरण हैं। तो सबसे पहले हम कौन से रेशे पढ़ेंगे, सबसे पहले हम पढ़ेंगे सीधे रेशों से कपड़ा बनाने की विधि, जिसमें हम फेल्टिंग सबसे पहले पढ़ेंगे कि ये फेल्टिंग क्या होता है।
देखिए जो फेल्टिंग है, फेल्टिंग का मीनिंग क्या है, आपस में जुड़ना, ठीक है। और फेल्टिंग विधि द्वारा कपड़े के निर्माण के लिए तंतुओं से सूत नहीं बनाया जाता और ना ही इसकी बुनाई होती है, बल्कि तंतुओं को, जो भी तंतु होते हैं उनको आपस में दबाकर जोड़ दिया जाता है। और यह विधि आमतौर पर हम ऊनी तंतुओं में वस्त्र निर्माण के लिए प्रयोग में लाते हैं। इसकी विधि में क्या होता है, इसकी प्रोसेस जो होती है, इस विधि में सबसे पहले जो ऊनी तंतु होते हैं उनको साफ किया जाता है, फिर उनकी धुनाई की जाती है और फिर तंतुओं को वांछित मोटाई के अनुरूप विभिन्न परत जो होती हैं वहां पर उनको रखा जाता है, ताकि प्रत्येक परत पर एक दूसरे के विपरीत हो, और फिर मशीनों द्वारा परतों पर घर्षण दिया जाता है, दबाव दिया जाता है, जिससे ऊनी तंतु एक दूसरे में फंस जाते हैं और सिकुड़कर जम जाते हैं। और ये जो अवस्था होती है जिसी को हम फेल्टिंग अवस्था कहते हैं। इट मीन्स आपस में इनको क्या कर देना, जोड़ देना। फिर तैयार वस्त्र को साबुन और सल्फ्यूरिक अम्ल से धोया जाता है, जिससे वस्त्रों की रचना कैसी हो जाती है, सघन हो जाती है। और जिससे सघन होने से क्या फ़ायदा होता है, ये फ़ायदा होता है कि वस्त्र को हम मनचाहा आकार, जैसा आकार चाहें वैसा आकार दे सकते हैं। फेल्ट कपड़े गर्म होने के कारण सर्दियों में हम सबसे ज़्यादा उपयोग में लाते हैं। ये कपड़े फटते नहीं हैं और ध्वनि के अवशोषक भी होते हैं। इनमें जूते, जैकेट, पर्स आदि इनसे बनाए जाते हैं। अब हम इसकी सेकंड विधि देखते हैं, बॉन्डिंग। यस, बॉन्डिंग क्या होती है? बॉन्डिंग कपड़ा बनाने की एक मॉडर्न प्रोसेस है, आजकल की मॉडर्न प्रोसेस है। बॉन्डिंग प्रक्रिया में क्या होता है, कपास, ऊन, रेयॉन, नायलॉन, पॉलिस्टर, इन रेशों का प्रयोग किया जाता है। इन रेशों के ऊपर बॉन्डिंग प्रयोग की जाती है और कपड़ा तैयार किया जाता है। बॉन्डिंग विधि में गर्म करने पर क्या होता है, ना पिघलने वाले जो होते हैं, ना पिघलने वाले जो प्राकृतिक तंतु होते हैं, जैसे कपास हो गया, ऊन हो गया, रेयन हो गया, इनको गर्म करके किया जाता है। और पिघलने वाले रासायनिक रेशे जैसे नायलॉन, पॉलिस्टर, इनके साथ स्थायी रूप से आपस में बांध दिया जाता है। इट मीन्स कुछ वो वस्त्र लिए जाते हैं जो पिघलते नहीं हैं, वो वाले तंतु लिए जाते हैं, और जो पिघलते हैं कुछ वो तंतु लिए जाते हैं। बॉन्डिंग की विधि क्या होती है, जिन रेशों की बॉन्डिंग करनी होती है हमें, उन्हें सबसे पहले साफ करके एक जाल के रूप में फैला लिया जाता है। फिर रेशों के जाल पर चिपकने वाले तरल पदार्थ या पाउडर डाल दिया जाता है, और फिर वांछित जो भी हमें ताप होती है, जो वांछित हमें ताप चाहिए होती है, वो सेट कर दी जाती है। और सेट होने के बाद कपड़ों को सुखाने के लिए ओवन या फिर इंफ्रारेड किरणें होती हैं जो, वहाँ पर छोड़ दिया जाता है। ब्रांडेड वस्त्रों पर उन पर फिनिशिंग कर दी जाती है या फिर एम्बॉजिंग कर दी जाती है, जिससे वो वस्त्र देखने में बहुत ज़्यादा सुंदर लगते हैं। बॉन्डिंग में आप समझ गए होंगे कि बॉन्डिंग क्या होता है। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं सूत से कपड़ा बनाने की विधियाँ। सूत मीन्स, सूत तो आप समझते ही हैं, सूत क्या होता है। उस सूत से कपड़ा बनाने की विधि पढ़ेंगे। सूत धागे से बनाए जाने वाले कपड़े के लिए बहुत सारी विधियाँ प्रयोग की जाती हैं। तो हम सबसे पहले जो विधि प्रयोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे बुनाई या फिर वीविंग। यस, वीविंग सभी बच्चे जानते हैं कि कपड़ा क्या होता है। देखिए, आप इस पिक्चर में भी देख रहे होंगे कि हम ताना और बाना दो तरह के धागे पढ़ेंगे। ये जो देखिए, ध्यान से देखेंगे, ये जो ब्लू कलर के धागे पड़े हुए हैं, ठीक है, ये क्या है, ये ताना के धागे हैं। लेकिन अब ये बाना के धागे इनमें भरे जा रहे हैं ऊपर से। पहले ऐसे जाएगी शटल, फिर ऐसे जाएगी, फिर ऐसे जाएगी, और फिर ऐसे जाएगी, फिर ऐसे जाएगी, फिर ऐसे जाएगी, और फिर इनको आपस में मिला दिया जाता है। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम वीविंग प्रोसेस कहते हैं। बुनाई वस्त्र निर्माण की सबसे पुरानी विधि है। बुनाई की तकनीक पुरातन काल से ही, कताई से पहले से भी प्रचलित हो गई थी। लेकिन समय के साथ साथ क्या हुआ, पहले तो हाथ से वीविंग की जाती है थी, लेकिन अब क्या हुआ, धीरे धीरे लूमों का विकास हुआ, जैसे हैंडलूम, पावर लूम। जो पहले तो हाथ से चलते थे, फिर हथकरघे आए, हैंडलूम्स आए, और अब पावर लूम्स आ गए हैं। तो पावर लूम पर क्या होता है, बहुत आधुनिक रूप है ये, और इसमें कपड़ा बहुत जल्दी जल्दी तैयार होता है। तो पहले तो हमने इसमें ताना लगाया, और फिर हम बाने से क्या कर देते हैं, बाने को हम फिलिंग यान भी कहते हैं, क्योंकि बाने से क्या करते हैं, हम इसको भरते चले जाते हैं और फिर उसको हम आपस में मिलाते चले जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ही हमने बुनाई की प्रोसेस पढ़ ली। इसके बाद हम पढ़ेंगे अब निटिंग या फिर ऊन की बुनाई। अब ये निटिंग क्या होती है, निटिंग सभी बच्चे चलते हैं, समझते हैं। जो आपकी मम्मी
ऊन से सिलाई से स्वेटर बुनती हैं। सिलाइयों द्वारा ताने बाने के धागों को आपस में गूंथने की विधि को क्या कहते हैं? हम निटिंग कहते हैं। निटिंग आपको सबको पता ही है, सबकी मम्मी स्वेटर बनाती हैं। सूत में क्या, दूसरे शब्दों में हम इसको इस तरह से भी कह सकते हैं कि सूत के कम से कम एक सेट की जो इंटरलूपिंग होती है उसको हम क्या कहते हैं? नीटिंग कहते हैं। नीटिंग प्रक्रिया द्वारा सपाट कपड़े के उत्पादन के लिए 2 सिलाइयाँ ली जाती हैं, जबकि गोलाकार कपड़े के लिए यदि हमें गोल बनाना होता है तो हम इसमें 4 सिलाई का प्रयोग करते हैं। इसके बाद हम जो नेक्स्ट प्रोसेस पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम इसमें ब्रेडिंग या फिर गूंथना। अब ये ब्रेडिंग क्या होती है? ब्रेडिंग होती है ब्रेडिंग प्रक्रिया द्वारा उत्पादित कपड़े गूंथे हुए कपड़ों को 3 या फिर उससे अधिक सूतों को गूंथ कर बनाया जाता है। जैसे आप इस पिक्चर में भी देख रहे हो कि एक चोटी की तरह गूंथ दिया जाता है, उसको हम ब्रेडिंग भी कहते हैं। नेक्स्ट आता है फिर नेट्स या फिर जाल। ये क्या होता है? नेट या जाल खुले जालीदार कपड़े होते हैं जिससे सूत के बीच में विभिन्न प्रकार के ज्योमेट्रिकल इंटरवल्स होते हैं। नेट क्या होते हैं? नेट कपड़ा बनाने के लिए सूत को हाथ और मशीन से आपस में गांठ बांधकर या फिर इंटरलॉकिंग करके बनाया जाता है। नेक्स्ट आता है फिर क्या इसमें? लेसेस पढ़ रहे हैं हम। लेसेस आपको पता ही है, लेस क्या है? लेस जिसमें सूत के जाल के रूप में बनाया जाता है, जिसमें छोटा छोटा सूक्ष्म डिज़ाइन होता है। लेस सूत बटने या फिर उनको बटकर या फिर आर पार बुनाई, इस तरह से गांठ बांधकर या नॉटिंग करके इनके वो प्रोसेस से बनाई जाती है। घर में हम बहुत सारी तरह की लेस भी बना लेते हैं और टेक्निकल रूप से भी ये लेसेस बहुत सुंदर सुंदर डिज़ाइन की भी बनाई जाती हैं। क्रोशे से, शटल से घर पर भी लेस बनाई जा सकती है। इस विधि द्वारा हम मेज पोश के चारों तरफ भी लेस का प्रयोग कर सकते हैं, साड़ी में लेस का प्रयोग कर सकते हैं। जिस भी कपड़े को हम किनारी लगाते हैं, किनारी लगाने से, लेस लगाने से कपड़े और बहुत ज़्यादा सुंदर बन जाते हैं। तो यहाँ पर बच्चों हमारी ये सारे की सारी प्रोसेस कंप्लीट हो गई हैं। कौन सी प्रोसेस पढ़ी है हमने? सूत से कपड़ा बनाने की विधियाँ पढ़ी हैं। अब जब हमारा कपड़ा बनकर तैयार हो गया है, अब हम इस पर टेक्सटाइल फिनिशिंग पढ़ेंगे या फिर वस्त्रों की परिसज्जा या फिर परिष्करण। देखिए, जब कपड़ा हैंडलूम या पावरलूम पर से आता है तो वो बहुत ज़्यादा भद्दा होता है। यदि उस कपड़े को हम मार्केट में ले आए सेल करने के लिए तो वो कपड़ा कोई नहीं खरीदेगा। क्यों नहीं खरीदेगा? क्योंकि उस कपड़े पर बहुत सारे दाग धब्बे लगे हुए होते हैं, वो गंदे हाथ उसमें बार बार लगते हैं, मशीनों से वो संपर्क में आता है जिसमें उसमें तेल के दाग, ग्रीस के दाग, इस तरह के दाग धब्बे लग जाते हैं। तो कपड़े को सुंदर बनाने के लिए, उसको परिसज्जा करने के लिए, उसकी फिनिशिंग को हम वस्त्रों की परिसज्जा या फिर टेक्सटाइल फिनिशिंग कहते हैं। अब ये टेक्सटाइल फिनिशिंग क्या होती है? वस्त्र निर्माण प्रक्रिया के पश्चात वस्त्रों के बाह्य रूप में परिवर्तन लाने हेतु की गई अंतिम प्रक्रिया को परिसज्जा कहा जाता है। परिसज्जा इट मीन्स फिनिशिंग। लास्ट में जैसे हम कपड़े धोते हैं तो कपड़े धोने के बाद यदि उस पर प्रेस ना करें, आयरन ना करें, तो वो कपड़ा देखने में सुंदर नहीं लगता। लेकिन जैसे ही आयरन होके कपड़ा आता है तो वो बहुत सुंदर लगने लगता है। हमने उस पर स्टार्च लगाया, आयरन लगाई, वो क्या है? वो उसकी फिनिशिंग है। इसी फिनिशिंग की हम बात कर रहे हैं। तो वस्त्रों की परिसज्जा का महत्व क्या है? वस्त्रों की जो परिसज्जा है इसका महत्व ये है, लेकिन इससे पहले एक क्वेश्चन ये आता है कभी कभी एग्जाम में ग्रे गुड्स के ऊपर। ग्रे गुड्स क्या होते हैं? जो कपड़ा होता है मशीन पर से जब उतर कर आता है, गंदा, मैला, खुरदुरा, बेजान सा लगता है, जिसमें रोए होते हैं, गांठें होती हैं, इस प्रकार के कपड़े को ग्रे क्लोथ्स या फिर ग्रे वस्त्र भी कहते हैं या ग्रे गुड्स भी कहते हैं। तो ग्रे गुड्स क्या होता है? जो भद्दा कपड़ा होता है, मशीन पर से डायरेक्ट जो उतर कर आता है उसे हम ग्रे गुड्स कहते हैं। अब हम परिसज्जा का महत्व देखते हैं कि परिसज्जा का क्यों की जाती है और इस परिसज्जा का क्या महत्व है। सबसे पहला जो इसका महत्व है, वस्त्र को आकर्षक बनाना। किसी भी वस्त्र को, वस्त्र पर की जाने वाली परिसज्जा का मुख्य उद्देश्य यही होता है कि उसको सुंदर बनाया जाए और उसको आकर्षक में बनाया जाए और उसमें जो दोष हैं उन दोषों को छुपा दिया जाए। नेक्स्ट आता है वस्त्र की उपयोगिता बढ़ाना। वस्त्र की परिसज्जा का दूसरा उद्देश्य है कि उसकी उपयोगिता को बढ़ा दिया जाए जिससे वो लंबे समय तक कैसी लगे? और भी ज़्यादा सुंदर लगे। ठीक है। फिर आता है नेक्स्ट, वस्त्रों में विभिन्नता लाना। विभिन्नता मीन्स परिसज्जा द्वारा कपड़ों के रंग रूप में विभिन्नता लाने से कपड़ों का महत्व और ज़्यादा बढ़ जाता है। नेक्स्ट आता है कपड़ों को अधिक टिकाऊ बनाना। विभिन्न परिसज्जाओं द्वारा कपड़े को अधिक टिकाऊ बनाया जा सकता है, जैसे वस्त्रों पर कीड़े, फफूंदी
ये सारे परिसज्जा प्रयोग करके उनको जल्दी खराब होने से बचाया जा सकता है। परिसज्जाओं के कारण कपड़े बहुत ज़्यादा टिकाऊ भी हो जाते हैं। उसके बाद आता है फिर मिलते जुलते वस्त्र बनाना। मिलते जुलते वस्त्र से मतलब है वस्त्र की परिसज्जा द्वारा उसके वास्तविक रूप को बदलकर किसी अन्य वस्त्र के समान बनाया जा सकता है। जैसे मर्सराइजिंग प्रोसेस हो गया इसमें, जिसमें मर्सराइजिंग प्रोसेस में सूती वस्त्र को देखने में कैसा बना दिया जाता है, रेशमी वस्त्र जैसा बना दिया जाता है। ठीक है। और इन वस्त्रों से जो निम्न आय वर्ग के लोग होते हैं वे कम पैसे में अपनी इच्छाएं पूरी कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है फिर इसके बाद परिसज्जाओं के प्रकार। अभी तो हमने ये पढ़ा कि परिसज्जा का महत्व क्या है, अब हम इनके प्रकार पढ़ेंगे कि परिसज्जाएं कितने प्रकार की होती हैं। देखो बच्चों, सबसे पहले हम बेसिक फिनिशिंग या फिर मूल परिसज्जाएं पढ़ेंगे कि मूल परिसज्जाएं क्या होती हैं। मूल परिसज्जा में हम सबसे पहली जो परिसज्जा पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम कपड़े के रंग रूप में परिवर्तन करके। कपड़े के रंग रूप में परिवर्तन या फिर परिसज्जाएं होती है शुद्धिकरण। शुद्धिकरण में क्या होता है, जितने भी कपड़े ऊपर के ऊपर गंदगी होती है या फिर गंदा होता है, वो सारी की सारी उसकी गंदगी को दूर कर दिया जाता है, जिसे हम क्लीनिंग या फिर शुद्धिकरण कहते हैं। उसके बाद आता है सतह को चिकना करना। सतह को चिकना करना जिसको हम सिनेजिंग भी कहते हैं। इस प्रोसेस में क्या होता है, वस्त्रों को भाप द्वारा गर्म तांबे के रोलरों से गुजारा जाता है। ऐसा करने से वस्त्र की सतह पर जितने भी लगे हुए रेशे होते हैं, छोटे छोटे रेशे, वो छूट जाते हैं और इसके तुरंत बाद वस्त्र को तेजी से गर्म प्लेटों से निकाला जाता है, जिससे उनके रोए झुलस जाते हैं और वस्त्र पूरी तरह से चिकना हो जाता है। नेक्स्ट आता है फिर रगड़कर साफ करना। इस प्रक्रिया में वस्त्र को क्या किया जाता है, डिटर्जेंट से या साबुन से रगड़कर साफ किया जाता है, ताकि जो चिकनी और चमकदार सतह हो जाए और सभी तरह की उससे गंदगी हट जाए। नेक्स्ट आता है विरंजन या फिर ब्लीचिंग। विरंजन के द्वारा या ब्लीचिंग के द्वारा कपड़ों को रंगहीन कर दिया जाता है। उसके सारे रंग हटा दिए जाते हैं ताकि उसके ऊपर मनचाही हम रंगाई कर सकें, प्रिंटिंग कर सकते हैं और उसको विशेष परिसज्जा उसके ऊपर आसानी से कर दी जा सके। और इस प्रक्रिया में प्रयोग किए जाने वाले जो भी केमिकल्स होते हैं उसके कारण वो कीटाणु रहित होते हैं, जिससे उनमें किसी भी तरह के कीटाणु नहीं लगते और धूप में विरंजन की जो प्राकृतिक शक्ति है वो बढ़ जाती है। ठीक है। इसके बाद हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मूल परिसज्जा का सेकंड पॉइंट, और सेकंड पॉइंट है हमारा इसमें कपड़े की बनावट में परिवर्तन हेतु परिसज्जाएं। कपड़े की बनावट में परिवर्तन हेतु परिसज्जाएं में सबसे पहली परिसज्जा हम इसमें पढ़ेंगे कड़ापन या फिर स्टिफनिंग। कपड़े से जो करघे से निकाला हुआ कपड़ा होता है वो कैसा होता है, ढीला ढीला सा होता है। तो इस परिसज्जा दी जाती है जिससे वो वस्त्र कड़ा हो जाता है, स्थिर हो जाता है। और ये परिसज्जा वस्त्रों के दोषों को छुपाने के लिए, उनके छिद्रों को बंद करने के लिए की जाती है। और वस्त्र की सतह की जो को कड़ा करने से में इसमें स्टार्च, गोंद, जेलेटिन, रेसिन और या फिर पैराफिन वैक्स, इन सब चीज़ों का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट आता है कैलेंडरिंग। कैलेंडरिंग क्या है, ये औद्योगिक स्तर पर वस्त्रों को प्रेस करने की प्रोसेस है जिसको कैलेंडरिंग कहते हैं। इसमें कपड़े की जो सिलवटें होती हैं वो पूरी तरह से ख़त्म कर दी जाती हैं और उसको पूरी तरह से चिकना कर दिया जाता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, रोलर युक्त जो कैलेंडर मशीन है वहाँ से गर्म स्टील के तेल जो रोलर्स होते हैं उनके बीच में से कपड़े को तेज़ी से गुजारा जाता है। नेक्स्ट आता है टेंटरिंग। टेंटरिंग क्या होता है, ये वस्त्र निर्माण करने की विभिन्न प्रक्रियाओं के दौरान खिंचाव के कारण वस्त्रों की चौड़ाई और किनारों में कुछ असमानता आ जाती है, तो उन सबको क्या कर दिया जाता है, बराबर किया जाता है। सही आकार और स्थायी रूप देने के लिए उन्हें मशीनों द्वारा खींचकर सामान्य चौड़ाई में लाने की प्रक्रिया को टेंटरिंग कहते हैं। इट मीन्स जो उसकी आकार बिगड़ गया है उसको सेम आकार में लाने को टेंटरिंग कहा जाता है। अब हम पढ़ेंगे इसकी स्पेशल फिनिशिंग। स्पेशल फिनिशिंग कौन सी होती हैं, स्पेशल फिनिशेस होती हैं, सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे मर्सराइजिंग। ये मर्सराइजिंग क्या होता है, इसमें क्या होता है, ये जो स्पेशल फिनिशेस है इसमें प्राकृतिक जो तंतु होते हैं उसकी चमक और मजबूती और आकर्षण उसमें वृद्धि लाने के लिए प्रोसेस प्रयोग की जाती है। और इसमें सूती वस्त्र को करघे से उतारने के बाद खुरदरा और जो भद्दा सा कपड़ा होता है ऐसे में उसमें मर्सराइज की जाती है, जिससे वो बहुत ज़्यादा सुंदर लगने लगे। इसमें उसके ऊपर कास्टिक सोडा और सोडियम हाइड्रोक्साइड के घोल से नियंत्रित ताप
व दाब पर लगभग 15 मिनट तक उसमें डुबोकर रखा जाता है, जिसके बाद वस्त्र को रोलर के बीच में से निकाला जाता है, जिससे उसका अतिरिक्त जो केमिकल होता है वो सारा का सारा निकल जाता है। और फिर वस्त्र को गर्म और ठंडे पानी में डुबोकर या फिर धोकर तंतु का जो अम्ल होता है उसके ऊपर उसको न्यूट्रलाइज किया जाता है और वस्त्र को दोबारा धोकर खींचकर फैला दिया जाता है, जिससे उसका आकार ना बिगड़े। इस प्रक्रिया में सूती वस्त्र कैसा हो जाता है, चमकदार हो जाता है और उसकी अवशोषकता भी बढ़ जाती है। इसके बाद नेक्स्ट आता है सैनफोराइजिंग। सैनफोराइजिंग मीन्स कपड़ा सिकुड़ेगा नहीं। इस प्रक्रिया में प्राकृतिक तंतुओं से बने कपड़ों के लिए ये प्रयोग की जाती है। इसमें धोने के बाद कपड़े का सिकुड़ जाना और पहनने पर क्रीज पड़ जाना, ऐसी सारे गुणों को कम कर दिया जाता है। कपड़े के इस गुण को ख़त्म करने के लिए उसके ऊपर सनफोराइजिंग की फिनिशिंग की जाती है। ये यांत्रिक विधि से भी की जाती है और ये रासायनिक विधि से भी की जाती है। इसके बाद आता है जल अमेद्यता या फिर वाटर प्रूफिंग। वाटर प्रूफिंग क्या है? वाटर प्रूफिंग के बाद वस्त्र के अंदर जल प्रवेश नहीं करता, उसके ऊपर वाटर प्रूफिंग की फिनिशेस की जाती है। इसमें वस्त्र पर रबड़, ऑक्सीकृत तेल, वार्निश या फिर अन्य कोई जल रोकने वाला कोई भी रासायनिक पदार्थ का लेप कर दिया जाता है, जिससे जल वस्त्र के अंदर नहीं पहुंच जाता है, जिसका एग्जाम्पल है रेनकोट। नेक्स्ट आता है मॉथ प्रूफिंग या फिर जिससे वस्त्र पर कीड़ा ना लगे। ऊन और सिल्क से बने हुए कपड़ों पर कपड़े कैसे होते हैं? प्रोटीन युक्त होते हैं। इस कारण से इन वस्त्रों पर बहुत जल्दी कीड़ा लग जाता है। तो इसीलिए रेशमी और ऊनी कपड़ों को कीड़ों से बचाने के लिए उनके ऊपर विभिन्न प्रकार के रसायनों द्वारा परिष्कृत किया जाता है और उनको मॉथ प्रूफिंग बनाया जाता है। यहाँ पर हमारी फिनिशेस खत्म हो गई। अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कपड़ों की रंगाई और छपाई। देखो बच्चों, हमने जब कपड़े को विरंजन किया था, ब्लीच किया था, तो उसको रंगहीन बना दिया था। क्योंकि बनाया था रंगहीन? जिससे हम उस कपड़े पर मनचाही रंगाई कर सकें और मनचाही छपाई कर सकें। अब जब हमने उस कपड़े को फिनिशिंग कर ली है, सभी प्रकार की परिसज्जा भी दे ली है, तो कपड़ा तो तभी पहना जाएगा जब उसके ऊपर रंगाई और छपाई हो। तो रंगाई और छपाई के बिना तो कपड़ा अधूरा है। तो अब हम वही रंगाई और छपाई पढ़ेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे वस्त्रों की रंगाई और छपाई का क्या महत्व है। देखिए, वस्त्रों पर विभिन्न प्रकार के डिजाइन जैसे फूल, पत्ती, रेखा, चेक, इनको बनाने के लिए धागे और कपड़े की आवश्यकता अनुसार रंगा जाता है। और रंगाई और छपाई के द्वारा कपड़े की क्या बढ़ती है? सुंदरता बढ़ती है। रंगाई और छपाई के द्वारा वस्त्र के ऊपरी जो परत होती है, वो जो ऊपरी या फिर आखिरी फिनिशिंग की जाती है, जिसके फलस्वरूप वस्त्र की दिखावट बहुत ज़्यादा सुंदर लगने लगती है। रंगाई और छपाई द्वारा कपड़े की क्या बढ़ जाती है? कीमत बढ़ जाती है। तो अब हम इसकी विधियां देखते हैं कि कौन कौन सी विधि है। सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे कौन सी रंगाई? सिंपल रंगाई। सिंपल रंगाई के बारे में देखते हैं। सिंपल रंगाई में क्या होता है? सबसे पहले क्या किया जाता है? इस विधि में जब हमें वस्त्र को रंगना होता है तो साफ पानी में भिगोकर, निचोड़कर कपड़े को तैयार रंग के घोल में डुबो दिया जाता है और फिर रंग पक्का लिया जाता है, गहरा लिया जाता है और फिर उसमें कुछ देर तक पकाया जाता है और पूरा वस्त्र हमारा एक से रंग का तैयार हो जाता है। नेक्स्ट आती है क्रॉस रंगाई। जो क्रॉस रंगाई होती है वो होती है सम्मिश्रित तंतुओं से। जो हमने अलग अलग तंतुओं से मिलाकर एक कपड़ा बनाया था ना, जैसे मान लीजिए हमने बना लिया कॉट्स वुल, कॉटन और वुल दोनों को मिलाकर एक कपड़ा बनाया, तो क्या हुआ? जब हम उस कपड़े को रंगते हैं तो कॉटन अलग शेड पकड़ेगा कपड़े का और जो वुल है वो अलग शेड पकड़ेगा। तो दोनों पर अलग अलग शेड पकड़ते हैं, जिससे वस्त्र में एक विशेष प्रकार का प्रभाव होता है। ठीक है, कभी कभी दोनों तंतुओं में से एक ही तंतु रंग पकड़ता है और दूसरा तंतु रंगहीन भी रह जाता है। नेक्स्ट आता है बंदेज या फिर टाई एंड डाई। टाई एंड डाई के बारे में आपने सुना भी होगा। टाई एंड डाई में क्या होता है? टाई एंड डाई में कोई भी हम कपड़े के ऊपर नमूना बना लेते हैं और फिर जहां जहां हमें रंग नहीं चाहिए होता है वहां वहां हम धागे से उसको कसकर बांध देते हैं या फिर नोट लगा देते हैं और फिर उस कपड़े को हम रंग लेते हैं और रंगने के बाद जहां जहां हमने बांधा था वहां वहां से खोल दिया जाता है और फिर वह कपड़ा देखने में बहुत सुंदर लगता है। ये सारी आपको प्रैक्टिकल लैब में भी सिखाई जाएंगी रंगाई करनी। नेक्स्ट आता है फिर बाटिक रंगाई। बाटिक रंगाई क्या होती है? ये विधि क्या होती है? ये और ज़्यादा आकर्षक लगती है। इसमें हम
सबसे पहले कपड़े के ऊपर पैटर्न बना लेते हैं, जो भी हमें नमूना चाहिए होता है, और फिर जहाँ जहाँ हमें कलर नहीं चाहिए वहाँ पर हम गरम वैक्स ब्रश के द्वारा लगा देते हैं और फिर उसको रंग लिया जाता है। रंगने के बाद हम वैक्स को आयरन से प्रेस करके कपड़े से हटा देते हैं। तो जहाँ पर जैसे जैसे वैक्स में क्रैक्स पड़ते हैं वहाँ वहाँ हल्का हल्का कलर आ जाता है, जो देखने में बहुत सुंदर लगता है। नेक्स्ट आती है फिर छपाई या फिर प्रिंटिंग। भारत में छपाई की कला बहुत पुरानी है, बहुत प्रचलन में आ रही है। इसमें हम बहुत सारी तरह की छपाई भी पढ़ेंगे, जैसे लकड़ी के ठप्पों पर डिज़ाइन काट कर उन्हें कपड़ों पर छापा जाता है। फिर सिल्क कपड़े से बनी इस तरह से मशीन स्क्रीन के द्वारा भी छपाई की जाती है, और बहुत सारी तरह की छपाई होती है, जिनको हम आगे देखते हैं कि छपाई कितनी तरह की होती है। तो छपाई के प्रकार में हम सबसे पहले पढ़ते हैं ब्लॉक प्रिंटिंग। ब्लॉक प्रिंटिंग में क्या होता है, इस विधि में जो लकड़ी के ठप्पे होते हैं उन पर डिज़ाइन बना दिया जाता है, और जो नमूने होते हैं पूरी तरह से नमूने लकड़ी के ठप्पे के ऊपर छप जाते हैं, और फिर उनको ठप्पों को रंग में डुबोते हैं हम, और कपड़े के ऊपर उनको छापते चले जाते हैं, जो देखने में बहुत सुंदर लगते हैं। नेक्स्ट आती है स्क्रीन प्रिंटिंग। स्क्रीन प्रिंटिंग में क्या किया जाता है, लकड़ी के फ्रेम पर तार की जाल लगाई जाती है। जिस स्थान पर हमें रंग का डिज़ाइन बनाना है, एक अनुपात में एक लाइन खींची जाती है। जहां रंग की आवश्यकता नहीं है वहां पर हम जल रोधी कोई भी वार्निश लगा देते हैं, और फिर उस पर हम छपाई करनी होती है। उस पर हम उस स्क्रीन को कपड़े के ऊपर रखते हैं, मेज के ऊपर बिछाकर, और फिर हम उसके ऊपर क्या करते हैं, कलर लगाते हैं और फिर स्क्रीन को उठा देते हैं, जिसको हम स्क्रीन प्रिंटिंग कहते हैं। नेक्स्ट आती है मशीन से छपाई करना। इस प्रकार की छपाई के लिए अनेक प्रकार की नक्काशी वाले रोलर सिलेंडर प्रयोग में लाए जाते हैं। इससे कपड़े पर वास्तविक छपाई बहुत लंबे समय तक चलती है, और नक्काशी का प्रभाव बहुत सावधानी से करना पड़ता है, क्योंकि जो डिज़ाइन के रंगों की आवश्यकता के अनुसार क्या किया जाता है, रोलर की जो संख्या है उनका प्रयोग किया जाता है, क्योंकि एक रोलर केवल एक ही रंग की छपाई कर सकता है। नेक्स्ट आता है स्टेंसिल छपाई। स्टेंसिल छपाई क्या होती है, स्क्रीन छपाई जैसी ही होती है ये। इसमें धातु की प्लेट पर मोमी कागज पर डिज़ाइन में स्टेंसिल काट दिए जाते हैं, और वस्त्र पर स्टेंसिल रखकर ब्रश, एयर ब्रश या फिर स्प्रे द्वारा रंग लगाया जाता है, और जैसे ही स्टेंसिल उठाया जाता है तो डिज़ाइन छप जाता है कपड़े पर, और हमें छपा हुआ डिज़ाइन प्राप्त होता है। तो बच्चों, यहाँ पर हमने छपाई भी पढ़ ली, और हमारा ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। जो हमने कहाँ से स्टार्ट किया था, वो हमने सूत से स्टार्ट किया था, फाइबर से स्टार्ट किया, कैसे कैसे हम विभिन्न तंतुओं से धागा बनाते हैं, फिर फैब्रिक बनता है, और फैब्रिक के बाद उस पर कौन कौन सी फिनिशिंग की जाती हैं, कैसे उसका गारमेंट तैयार होता है, कैसे उसको रंगा जाता है, छपाई की जाती है। हमने पूरी की पूरी जो टेक्सटाइल प्रोसेस है वो हमने इस चैप्टर में कंप्लीट कर ली है। अब हम आज का क्विज लेंगे। सभी बच्चे क्विज जरूर सॉल्व करेंगे। कुछ बच्चे क्विज सॉल्व नहीं करते हैं, कमेंट बॉक्स में आंसर नहीं देते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम, कपड़ों के ऊपर सिकुड़न विरोधी परिसज्जा को क्या कहते हैं, जिससे कपड़ा सिकुड़े नहीं। ABCD आंसर करेंगे हम। सेकंड क्वेश्चन है, सूत बनाने एवं बुनाई की प्रक्रिया से गुजरने के बाद प्राप्त मैले और खुरदरे कपड़े को क्या कहते हैं। नेक्स्ट आता है, विभिन्न प्रकार के ठप्पों से कपड़ों पर छपाई करने की विधि को क्या कहते हैं। और नेक्स्ट आता है, तंतुओं को बुनने की बजाय आपस में सटाकर दबाव द्वारा जोड़कर कपड़ा बनाने की विधि को क्या कहते हैं। जिन बच्चों ने पूरी वीडियो ध्यान से सुनी है वो 1 सेकंड के अंदर सारे क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे, और जिन्होंने नहीं देखी है, वो क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, तो दोबारा से वीडियो देखो, जिससे आपको पूरी की पूरा चैप्टर क्लियर हो जाए। फर्स्ट वीडियो भी जरूर देखेंगे इसकी, और सेकेंड वीडियो भी जरूर देखेंगे। तो ठीक है बच्चों, यहाँ पर हम 5th चैप्टर कंप्लीट कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। वी विल मीट अगेन। ओके बच्चों, थैंक यू।